जो कि लखनऊ से सामने आ रही है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। पारिवारिक कलह में कहा जा रहा है कि वारदात को अंजाम दिया गया है और जिसने हत्या की है वो खुद पिता और बेटा बताया जा रहा है। अपनी ही बहन और मां को मौत की नींद सुला दिया। लखनऊ का ये बड़ा मामला है, बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। एक साथ 5 लोगों की हत्या। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी अरशद के पिता को पुलिस ढूंढ रही है, यानी कि आरोपी पिता फरार बताया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम मौके से जुटा रही है सबूत। आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। ये देखिए, ये आपको हम दिखा रहे हैं घटना स्थल की तस्वीर है। ये होटल शरणजीत ये बताया जा रहा है जहां पर हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सूचना मिली कि इस होटल में एक कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पड़ी है और तत्काल थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जो है छानबीन उन्होंने प्रारंभ कर दी। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 5 लोग हैं जिनकी डेड बॉडी थी, 4 बच्चियां हैं और एक मदर हैं। और यहाँ वो करीब जो बताया गया, होटल वाले ने बताया कि 30 तारीख को यहाँ आए थे और उसके साथ उसका ब्रदर और फादर, ये लोग भी यहाँ थे। अभी जो है कुछ इंसाइज्ड वुंड हैं, कलाई पे या गले पे भी है कुछ के, लेकिन अभी पूरी जो है इसकी पोस्टमार्टम के उपरांत और पूछताछ के उपरांत जो है सारी जानकारी बता दी। और लखनऊ मर्डर केस पर एक नया खुलासा हुआ है। मर्डर केस में पिता भी शामिल बताया जा रहा है। पूछताछ में आरोपी बेटे का कबूलनामा है। पिता बेटे ने मिलकर के हत्या को अंजाम दिया है। तो 3 बहनें और एक मां की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जिसने हत्या की वो परिवार के ही सदस्य थे। पिता और बेटे ने मिलकर पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया। पहले लखनऊ आते हैं, एक होटल में रुकते हैं और उसके बाद हत्या कर दी जाती है। तो नए साल के पहले दिन लखनऊ में 5 मर्डर हुआ है। 30 दिसंबर को परिवार लखनऊ आया था। परिवार आगरा का रहने वाला है। होटल में कुल 7 लोग रुके हुए थे। होटल का कमरा नंबर 109 में शव मिले। ये देखिए, ये जो तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, ये उसी परिवार की तस्वीर है जिसमें 5 मर्डर एक साथ हुए हैं। कलाई और गर्दन पर तेज हथियार के निशान मिले हैं, यानी चोट के निशान है। अभी तक परिवार कलह की बात सामने आ रही है। फरार पिता की पुलिस तलाश कर रही है और मृतकों में 2 नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं। तो लखनऊ के जिस होटल में 5 लोगों की हत्या की गई थी, वहां से संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 1 जनवरी की सुबह लखनऊ वालों के लिए एक बुरी खबर लेकर आई। खबर ये पता चली कि आज सुबह तड़के एक शख्स ने अपने ही पूरे परिवार में 4 बहनों और अपनी मां की हत्या कर दी और इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है लखनऊ के नाका यानी चारबाग इलाके के इस शरणजीत होटल में, जहां पर इस वक्त मीडिया का भारी जमावड़ा लगा हुआ है। सुबह सुबह पुलिस को इस होटल की तरफ से यह बताया गया कि एक कमरे में 5 लोगों की लाश बरामद हुई है और फिलहाल ये शरणजीत होटल के बाहर की तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है और सुबह से लोग इस हत्याकांड के सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी, क्या वजह रही जिसके चलते एक पूरे परिवार को परिवार के सदस्य ने ही खत्म कर दिया। हम आपको वो कमरा दिखा रहे हैं होटल का। ये वो कमरा है, छोटा सा सकरे इलाके में बना हुआ होटल शरणजीत, और होटल का कमरा नंबर 109 और 109 के नीचे एक ताला लटका हुआ है और आप उस ताले में लगी सील को देख सकते हैं। फिलहाल पुलिस इस होटल में दाखिल होने के बाद उन 5 लाशों को रिकवर कर चुकी है। हत्याकांड के एक आरोपी अरशद, जो कि इस पूरे मामले में 4 बहनों का भाई और उसकी मां का कातिल बताया जा रहा है, अरशद नाम के 24 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके हत्याकांड की पूरी जानकारी ली जा रही है। 2 तरह की कहानियां निकलकर इस पूरे मामले में सामने आ रही है। शुरुआत में जब आज सुबह पुलिस ने यहां छापा मारा और इन लाशों को बरामद हुआ, तो इन लाशों के पास से 24 साल का अरशद नाम का एक शख्स यहां बैठा पाया गया। अरशद ने बताया कि ये चारों मरने वाली जो लड़कियां हैं, जिनमें 9 साल की आलिया, 16 साल की अक्सा, 19 साल की अलशिया और 18 साल की रहमीन, इसके अलावा अपनी मां आसमा, ये बताया ये जो 5 लाशें कमरे में पड़ी हुई हैं, ये उसकी बहनों और उसकी मां की लाशें हैं और पारिवारिक कलह के चलते ये इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि चारबाग के नाका इलाके का ये वो होटल है जहां पर ये परिवार आगरा से आकर
31-30 तारीख की रात से यहां रुका हुआ था और इस हत्याकांड को 31 तारीख की रात में अंजाम दिया गया है। शुरुआती पूछताछ में अरशद ने ये कहानी बताई है, लेकिन अब जब पूछताछ आगे बढ़ रही है तो ये पता चला कि इस हत्याकांड को अंजाम देने में उसके पिता का भी हाथ शामिल था। फिलहाल और वहीं आरोपी अरशद पर नया खुलासा हुआ है। अरशद को उसकी पत्नी ने छोड़ दिया था। शादी के 6 महीने बाद ही अलग हो गई थी पत्नी। परिवार के लोग मोहल्ले के लोगों से संपर्क में नहीं थे। तो देखिए आरोपी अरशद पकड़ा गया है और उससे पूछताछ हो रही है। ये देखिए अरशद की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये वही लड़का है जिसने अपने ही परिवार के अन्य लोगों की हत्या कर दी, 4 बहन और अपनी मां की हत्या कर दी। आरोपी अरशद पर नया खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि अरशद की पत्नी ने उसे छोड़ दिया था। शादी के 6 महीने बाद ही अलग हो गए थे। परिवार के लोग और मोहल्ले के लोगों से संपर्क में नहीं थे ये लोग। विपिन चौबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से लाइव, लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। विपिन, साल का पहला दिन एक साथ 5 मर्डर हो जाता है। अरशद पकड़ा गया है, उसका पिता फरार है। अरशद के हवाले से अभी तक क्या क्या खुलासे हुए हैं? क्यों किया अपनी बहन और मां का कत्ल? देखिए अभी डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी की तरफ से ये मीडिया को अपडेट दी गई है इस पूरे हत्याकांड में कि ये जो होटल शरणजीत जहां पर इन 5 हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, दरअसल इस हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे पिता पुत्र का मोटिव ये था कि इनसे पड़ोसियों को इससे नहीं बनती थी और इनको शक था कि इनकी हत्या कर दी जाएगी। और इसी शक में ये था कि जब इनकी हत्या अगर कर दी जाएगी या पिता पुत्र में से कोई मार दिया जाएगा तो इनके पीछे इनके परिवार का क्या होगा। इसी अंदेशे में ये लोग पहले आगरा से निकले हैं, अजमेर शरीफ गए हैं, दरगाह में माथा टेका है और उसके बाद वहां से लखनऊ आ गए हैं। 30 तारीख की रात में ये लखनऊ के इसी शरणजीत होटल के कमरा नंबर 109 में रुके हुए थे। बीती रात ये लोग शराब लेकर आए हैं, खुद भी पिए हैं, परिवार के सभी सदस्यों को पिलवाया है और जब नशे में पूरा परिवार आ गया तो पिता और पुत्र ने मिलकर पहले अपनी जो अरशद है पहले अपनी मां को मारता है मुंह में दुपट्टा डालकर और उसके बाद एक बहनों को जो नशे की हालत में थी उनके कलाई की नसों को काट देता है। खून से लथपथ शव सुबह यहां तक पड़े हुए थे। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता, जिसका नाम बद्रे बताया जा रहा है, वो उसको रेलवे स्टेशन पर अरशद छोड़ता है और वापस इस होटल में आ जाता है। कुछ देर तक गुमसुम बैठा रहता है और उसके बाद पुलिस को सूचना देता है कि इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में होटल और कमरे को सील कर दिया गया है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट आकर सैंपल कलेक्ट कर चुके हैं। फरार पिता बद्रे की तलाश की जा रही है और अरशद से बाकी पूछताछ के लिए इस वक्त लगातार टीमों को लगाया गया है। जी शुक्रिया आपका विपिन, नजर आप बनाए रखिएगा। तो देखिए आरोपी अरशद पकड़ा गया है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन आरोपी पिता अभी भी फरार है जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एक और बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। जलगांव में 2 गुटों के बीच विवाद हुआ है। विवाद के बाद पथराव और आगजनी भी हुई है। उपद्रवियों ने गाड़ियों में आग लगा दी। हॉर्न बजाने को लेकर के विवाद हुआ था। 10 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया। मामूली सी बात पर उपद्रवियों ने गाड़ियों में आग लगा दी। 2 गुटों के बीच में विवाद हुआ है। जलगांव में हिंसा की आग, हॉर्न बजाने को लेकर के विवाद शुरू हुआ था। मंत्री गुलाब राव का परिवार कहीं जा रहा था। गाड़ी का हॉर्न बजाने पर लोगों ने ऐतराज जताया और भीड़ और पार्टी कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया। वहीं पलाधी गांव में 2 गुटों में पथराव और मारपीट हुई। गुस्साई भीड़ ने दुकानों में आग लगा दी। भीड़ ने गाड़ियों में भी आग लगा दी। अलग अलग इलाकों में पुलिस बल तैनात है। करीब 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनसे जानकारी हासिल करते हैं। जयप्रकाश, मामूली सी बात पर विवाद शुरू होता है और उसके बाद दुकानों में आग लगा दी जाती है, गाड़ियों में आग लगा दी जाती है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी करने की बात सामने आ रही है। अभी तक क्या अपडेट इस खबर पर? जी बिल्कुल, बहुत हैरान कर देने वाली घटना है। महाराष्ट्र के उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव के धारणी पाथड़ी गांव के अंदर ये घटना हुई है और मंत्री जो महाराष्ट्र के हैं एकनाथ शिंदे गुट के गुलाबराव पाटिल, उनके परिवार को जब कुछ वाहन लेकर जा रहे थे कहीं पर, उसी बीच हॉर्न बजाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ और गाँव वाले और कार्यकर्ताओं के बीच में बहस शुरू हो गई। ये बहस विवाद में और झगड़े में तब्दील हो गई और झगड़ा इतना बढ़ा कि गाड़ियों में आग लगा दी गई, दुकानों में आग लगा दी गई और अब 144 धारा कर्फ्यू वहाँ पर लगा दी गई है। कल शाम यानी 2 जनवरी तक वहां पर शाम 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूरे इलाके में जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात हो गई है और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की जा रही है। मामला बहुत छोटा था लेकिन मामले ने कितना बड़ा तूल लिया इसका विजुअल से अंदाजा लगा सकते हैं।
बिल्कुल, हम देख रहे हैं तस्वीरें। जयप्रकाश, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए कैसे गाड़ियों में आग लगा दी गई, एक छोटी सी बात पर, मामूली सी बात पर यह आगजनी की गई है। हॉर्न बजाने को लेकर के पूरा विवाद शुरू हुआ। जयप्रकाश, ये भी बताइए कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है, पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए आरती नेरकर जो एसीपी हैं उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि अब तक 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है और एहतियातन करीब 50 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कुछ लोगों से पूछताछ चल रही है। आखिर ये हॉर्न बजाने का मामला इतना बड़ा कैसे रंग ले लिया? क्या इसमें कोई पॉलिटिकल कलर तो नहीं है? क्या कार्यकर्ताओं और गाँव वालों के बीच में कोई पॉलिटिकल रंजिश तो नहीं थी पहले की? क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव खत्म हुए महाराष्ट्र में, और ऐसे में इस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल धारा 144 लगाई गई है और पुलिस गश्त लगा रही है इलाके में। शुक्रिया आपका, नजर आप बनाए रखिएगा। तो पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ जारी है। इस पूरे मामले को पुलिस समझने की कोशिश कर रही है और फिर उचित कार्रवाई की बात भी कह रही है। आगे बढ़ रहे, दिल्ली से एक खबर सामने आई है। मॉडल टाउन में बेंगलुरु के अतुल सुभाष की आत्महत्या जैसा मामला सामने आया है, जहां पत्नी से विवाद में पति ने दी है जान। पति ने 54 मिनट का ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद सुसाइड कर लिया। शख्स का नाम पुनीत खुराना बताया जा रहा है। परिवार का कहना है कि वो अपनी पत्नी से परेशान था। कपल ने पहले ही डाइवोर्स फाइल कर दिया था। आपको बता दें कि दिसंबर में ही अतुल सुभाष के मामले में लोगों को झकझोर दिया था और बेंगलुरु में एआई इंजीनियर के तौर पर काम करने वाले अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली। करीब 1.5 घंटे का वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड किया था और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें उन्होंने अपने ससुराल वालों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। अतुल ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ दिया था। और आपको हम सुनाएंगे कि पुनीत खुराना की मां क्या कह रही हैं, उनके परिवार वालों का क्या कहना है, क्योंकि शुरुआती जो जानकारी सामने आई है उसमें यही कहा जा रहा है कि पुनीत काफ़ी परेशान चल रहा था, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था पत्नी की ओर से, और इसी वजह से पुनीत ने सुसाइड कर लिया है। देखिए, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। दिल्ली के मॉडल टाउन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां अतुल सुभाष की तरह ही पुनीत खुराना नाम के शख्स ने सुसाइड कर लिया है। तो आपको सुनाते हैं कि आसपास के लोग क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। वो शुरू से उनको हरास कर रहे थे, उसकी फैमिली वाले शुरू से हरास कर रहे थे। बहुत बार कोशिश की संभालने बैठा के कि चलो कैसे निपट जाए। 3 साल के लिए वो अपने मम्मी पापा से अलग रहा, बट वो नहीं, वो उनका था। इनका कुछ पैसा भी उन्होंने रखा और जब पैसा इन्होंने मांगा तो उन्होंने प्रेशर बनाना चालू कर दिया और पैसा मांगा। फिर इस लेवल पे बात आ गई कि वो लड़की और उसकी फैमिली वाले मम्मी पापा को भी हरास करने लग गए कि हम तुम्हारे को उठा के फेंक देंगे। पैसे वाले लोग हैं, वो अप्रोची लोग हैं, उनको ये था कि हमारी अप्रोच बहुत है। तो देखिए, आसपास के लोगों का जो स्टेटमेंट है वो भी पुलिस ले रही है। उनका बयान हमने आपको सुनाया है, जिसमें उनका कहना है सीधे तौर पर कि पुनीत काफ़ी डिप्रेशन में था, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। और मॉडल टाउन इलाके की ये पूरी घटना है, जहां पुनीत का अपनी पत्नी से डाइवोर्स का केस भी चल रहा था और इसी बीच जानकारी सामने ये आई कि पुनीत ने आत्महत्या कर ली है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये पूरा मामला ठीक वैसा ही है जैसे बेंगलुरु में अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया था। 1 घंटे से भी ज़्यादा समय का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें अतुल सुभाष ने अपनी पूरी कहानी बताई थी, अपनी आप बीती बताई थी कि कितना परेशान वो चल रहे थे और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ठीक ऐसा एक और मामला दिल्ली से सामने आया है। पुनीत खुराना नाम बताया जा रहा है, जिस शख्स की तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इन्होंने आत्महत्या कर ली है, डिप्रेशन में चल रहे थे, काफ़ी परेशान थे और अपनी पत्नी पर भी मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप पुनीत खुराना ने लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आसपास के लोगों का भी बयान दर्ज करा रही है। परिवार वालों से भी बात की गई है कि आखिर पुनीत ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, क्यों आत्महत्या कर ली। पारिवारिक कलह फिलहाल वजह बताई जा रही है कि पुनीत खुराना ने पारिवारिक कलह की वजह से, पत्नी से विवाद की वजह से आत्महत्या कर ली है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, ये पुनीत का घर, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर पुनीत ने सुसाइड किया है, आत्महत्या कर ली है। परिजन अब न्याय की मांग कर रहे हैं। परिजनों का ही ये कहना है कि दरअसल पुनीत काफ़ी समय से परेशान चल रहा था, डिप्रेशन में था और पत्नी से भी विवाद उसका चल रहा था।
कुछ समय पहले ही दोनों का डाइवोर्स केस भी फाइल हुआ था और इस बीच पुनीत ने आत्महत्या कर ली। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, पुनीत खुराना नाम के शख्स ने सुसाइड कर लिया है। फिलहाल जो वजह सामने आ रही है कि पत्नी से नहीं बनती थी, उनकी डाइवोर्स का केस चल रहा था, काफी परेशान चल रहे थे, इस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। परिजनों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए 4 साल से लगातार इनका डिवोर्स का केस चल रहा था, जो परिवार का कहना। और पिछले कुछ दिनों से पुनीत की और जो मणिका है जो उसकी पत्नी है, दोनों के बीच में काफी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर फोन पर भी कई बार दोनों के बीच तकरार हुई है, जिसका ऑडियो क्लिप बकायदा परिवार के पास मौजूद है, जो पुनीत के मोबाइल से हासिल किया गया है। और ये तमाम जो सबूत है वो फिलहाल पुलिस को दे दिए गए। पुलिस इन्हीं के आधार पर मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। परिवार का कहना है कि जो लड़की वाले यानी कि जो लड़की के जो परिवार है, उन्होंने काफी पैसा पुनीत के परिवार से लिया था। इसके अलावा लगातार जो मणिका है वो पुनीत के ऊपर ये दबाव बना रही थी कि किसी भी तरीके से जो बिजनेस है उसका आधा आधा बंटवारा होना चाहिए, जिसको लेकर पुनीत तैयार नहीं था। तो ये तमाम चीजें हैं जो अब तक तफ्तीश के दौरान सामने आई हैं और उन्हीं तफ्तीश को, इन्हीं बातों को आधार बनाकर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र, नजर आप बनाए रखिएगा। तो देखिए, पुलिस बयान दर्ज करा चुकी है और अब आगे की कार्रवाई कर रही है। पुनीत खुराना ने आखिर सुसाइड क्यों किया? बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल मामले को लेकर, उन्हें सुनते हैं। इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिस तरह इस समय जाड़े का मौसम चल रहा है, हाँ हम ये कह सकते हैं कि हम उनको शुभकामना भी देते हैं। केजरीवाल जी का स्वास्थ्य बेहतर हो गया है। मुख्यमंत्री बनने से पहले जिस चीजें नजर आती थी, मगर दिल्ली की आबो हवा की सेहत बहुत खराब होती चली गई है। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो कूड़े के ढेर, यानी ये छठा पॉइंट है, कूड़े के ढेर, इनको समाप्त करेंगे। और आज स्थिति यह है कि कूड़े के ढेरों की हाइट बढ़ रही थी। कुतुब मीनार से कुछ मीटर की दूरी के ऊपर, कुछ थोड़ी दूरी के ऊपर जो कूड़े का ढेर है उसकी हाइट, ऐसा समाचारों में आया कि 8 मीटर तक बढ़ गई है। 7वां दावा, दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाएंगे। और भारत के इतिहास का इकलौता उदाहरण, जहां किसी भी सरकार के मुख्यमंत्री आवास में उसी पार्टी की महिला सांसद की पिटाई की गई और आरोप लगा मुख्यमंत्री के ओएसडी पर। पूरे भारत में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। मायावती जी के ऊपर स्टेट गेस्ट हाउस कांड में हमला हुआ था, वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया, हो तो विरोधी दल था। यहां तो सत्ताधारी दल की, अपनी पार्टी की महिला के साथ। और जो कुछ महिलाओं के साथ अन्य चीजें हो रही हैं वो किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। जो चीज इनके अधिकार में, ये कहते हैं ना कानून व्यवस्था अधिकार में नहीं, अरे भाई मुख्यमंत्री आवास के अंदर की सारी व्यवस्था तो आपके अधिकार में थी और मांगने पर सीसीटीवी भी नहीं थे। अब आप देखिए, अगला इनका था कि कच्ची कॉलोनीज जो हैं उनको बेसिक इम्यूनिटी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनसे युक्त कर देंगे। संगम विहार में जिस प्रकार की चीजें देखने को मिली उससे बहुत साफ है कि यह दावा बिल्कुल यथार्थ के धरातल पर चूर चूर होता नजर आ रहा है। फिर इन्होंने यह कहा था कि जो झुग्गी झोपड़ी के में रहने वाले लोग हैं उनको स्थायी आवास देंगे। आज 1 दशक पूरा होने के बाद भी यह दावा सिर्फ हवाई दावा है, जबकि प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से चलने वाली योजना में 3024 फ्लैट्स अब तक कालकाजी एरिया में झुग्गी झोपड़ी के लोगों को दिए जा चुके हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो वो कहते हैं वो कभी नहीं करते। अब यमुना की सफाई, आप सभी को पता है, उनका वीडियो भी अवेलेबल है कि यमुना की सफाई कैसी करेंगे कि वो नहा के दिखा देंगे। और आज स्थिति है कि वो पास जाने में भी हिचकते हैं। जमुना की झाग वाली फोटोएं आप सब ने देखी। अतः ये 10 पॉइंट हैं जो हम लोगों ने कहे कि केजरीवाल जी के दावे। 1, बिजली के तार, दूसरा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तीसरा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम, चौथा स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं, 5वां पर्यावरण प्रदूषण, 6ठा गंदगी के ढेर, 7वां महिला सुरक्षा, 8वां कच्ची कॉलोनियों में बेसिक फैसिलिटीज, और 9वां झुग्गी झोपड़ी के लोगों को मकान, और 10वां यमुना की सफाई। ये तो नहीं किया, मगर काम ऐसे अद्भुत किए हैं कि भारत की राजनीति में उदाहरण न मिले।
देखिए, नई राजनीति के लिए जो लोग आए थे, इन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया कि इनकी सरकार के मंत्री तो जेल में रहे, मंत्रियों को आपने बहुतों को देखा होगा, इनके पार्टी और सदन में टॉप पद पर बैठा हुआ हर व्यक्ति किसी न किसी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया। मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री के रूप में सिसोदिया जी, और संसद में इनके नेता सदन संजय सिंह जी। सोचिए, डिप्टी सीएम, सीएम एंड लीडर ऑफ द हाउस इन लीडर ऑफ द पार्टी इन पार्लियामेंट। तो केजरीवाल पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे कि केजरीवाल जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं। एक और बड़ी खबर है, केजरीवाल के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी। केजरीवाल ने चिट्ठी में मोहन भागवत से कई सवाल पूछे हैं। केजरीवाल ने पूछा है कि बीजेपी के गलत कामों का आरएसएस समर्थन करता है। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या बीजेपी नेताओं के पैसे बांटने का समर्थन करता है आरएसएस? और आइए आपको सुनाते हैं कि केजरीवाल की चिट्ठी पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा। तो मैंने आम आदमी पार्टी के संयोजक व पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को आज एक पत्र लिखा है। आप कहे तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आपको नए साल की शुभकामनाएं, आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की हम मंगल कामना करते हैं। आज नव वर्ष 2025 के पहले दिन आप भी झूठ बोलने की, छल कपट करने की अपनी गलत आदतें छोड़कर खुद में सार्थक परिवर्तन लाएंगे, ऐसी सभी दिल्ली वाले आशा करते हैं। मेरे आग्रह पर आप कम से कम यह 5 संकल्प इस वर्ष जरूर लें, ऐसा हमने अरविंद केजरीवाल से निवेदन किया है। ये 5 संकल्प हैं। मुझे विश्वास है कि आप अब कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों, धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे कर रहे खिलवाड़ को बंद करेंगे। आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने वालों के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। यमुना मैया की सफाई पर झूठे आश्वासनों एवं सफाई के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के अक्षम्य अपराध के लिए आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे। आप राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा ना लेने का संकल्प लेंगे। आशा करता हूं अरविंद केजरीवाल जी, आप मेरे इन सुझावों को अपनाकर झूठ एवं छल कपट से दूरी बनाकर स्वयं के जीवन में सार्थक सुधार लाएंगे। और वहीं मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत के समर्थन में 5 जन्य में एक आर्टिकल लिखा गया है, लेख लिखा गया है। लेख में कहा गया है कि मंदिर से जुड़े मुद्दों पर समझदारी से निपटने की अपील। भागवत का बयान समझदारी भरा है। देखिए, यही वो लेटर है, ये जो आर्टिकल है वो आपको हम दिखा रहे हैं, जो कि 5 जन्य में लिखा हुआ है। भागवत के बयान का समर्थन इसमें किया गया। इस लेख में भागवत के संदेश को राजनीति से ऊपर उठकर समझने की जरूरत है। मंदिर से जुड़े मुद्दों का राजनीतिक इस्तेमाल ठीक नहीं है। तो देखिए, यही वो आर्टिकल है जो कि 5 जन्य में छपा है। इसमें लिखा हुआ है, मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया गया है। और ऑर्गेनाइजर से अलग 5 जन्य में भी एक आर्टिकल आया है। देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए। 5 जन्य ने भागवत के बयान के समर्थन में लेख लिखा है, तो ऑर्गेनाइजर के लेख का सुर भागवत के संदेश से अलग था। आपको बता दें कि संबल मंदिर मस्जिद विवाद के बीच ऑर्गेनाइजर ने कुछ दिन पहले ही एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें ऐतिहासिक सत्य की खोज को जरूरी बताया गया था। तो देखिए, 2 आर्टिकल आपको दिखा रहे हैं। पहला आर्टिकल जो कि अंग्रेजी में छपा था ऑर्गेनाइजर में, और दूसरा 5 जन्य में। ऑर्गेनाइजर में हालांकि मोहन भागवत के बयान से अलग था लेख, लेकिन जो 5 जन्य है उसमें जो आर्टिकल लिखा हुआ है उसमें मोहन भागवत के समर्थन में आर्टिकल लिखा गया है। देखिए, मेरे ठीक पीछे वॉल पर आप देख सकते हैं कि 5 जन्य की जो मुख्य बातें हैं वो आपको जल्दी से बता देते हैं। जो आर्टिकल में लिखा हुआ है, भागवत जी का बयान गहरी दृष्टि, सामाजिक विवेक का आह्वान करता है। ये लिखा हुआ है आर्टिकल में मोहन भागवत के बयान से संबंधित। वहीं अगर दूसरी तरफ आप ऑर्गेनाइजर में जो आर्टिकल लिखा हुआ था उसका बयान अगर आप देखेंगे तो उसमें प्रमुख बातों में था
था कि विवादित स्थलों का सही इतिहास जानना जरूरी है। ये एक प्रमुख बात ऑर्गेनाइजर में लिखी हुई थी। आगे ये भी लिखा हुआ था, संभल में हरिहर मंदिर की जगह जामा मस्जिद, और दूसरी तरफ 5 जन्य में लिखा हुआ था, भागवत जी के बयान पर संवेदनशीलता से विचार की जरूरत है। तो एक एक पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि दोनों आर्टिकल में क्या लिखा हुआ था मोहन भागवत के बयान को लेकर। अब 5 जन्य का एक बार फिर से रुख करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ था कि मंदिरों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। तो ठीक उलट इधर ऑर्गेनाइजर में लिखा हुआ था, ऐतिहासिक सत्य सभ्यतागत न्याय की खोज को दबाया जा रहा है। इधर अगर आप अगले पॉइंट पर गौर करेंगे तो 5 जन्य में लिखा हुआ आर्टिकल में कि मंदिरों के मुद्दों को राजनीतिक हथियार बनाना चिंताजनक है, ये नहीं होना चाहिए। तो वहीं ऑर्गेनाइजर में लिखा हुआ था, सभ्यतागत न्याय की खोज को सही दिशा में आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो जो पॉइंटर्स हैं दोनों ही आर्टिकल के, वो हम आपको बता रहे हैं। अगर 5 जन्य में अगर आप देखेंगे लेख में जो लिखा है, उसमें बड़ी बात यह है कि मंदिरों से जुड़े विषय पर अनावश्यक बहस चिंताजनक है, नहीं होनी चाहिए बेवजह की बहस। ऑर्गेनाइजर में लिखा है कि राष्ट्रीय इतिहास, संस्कृति और पहचान की पुनः पुष्टि मुद्दा है। तो ये दो जो बातें हैं, जो पॉइंटर्स हैं, मेन पॉइंटर्स हैं, वो आपको बता रहे हैं आर्टिकल की। 5 जन्य में लिखा है, कुछ समाज विरोधी तत्व स्वयंभू उद्धारक बन बैठे हैं। तो वहीं ऑर्गेनाइजर में लिखा हुआ था कि संभल की लड़ाई व्यक्तिगत या फिर सामुदायिक अधिकार है। अब ये जो लास्ट पॉइंटर है वो ये कि विवेक शून्य विचारकों से समाज को बचाना जरूरी है। 5 जन्य में लिखा हुआ था मोहन भागवत के बयान के संदर्भ में। तो वहीं ऑर्गेनाइजर में लिखा हुआ था कि पूजा स्थलों की मुक्ति की मांग का अधिकार होना चाहिए। तो देखिए दोनों ही आर्टिकल में क्या लिखा हुआ था मोहन भागवत के संदर्भ को लेकर, ये हमने आपको बताया है। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। कटरा रोपवे विवाद खत्म हो गया है। नए साल पर माता वैष्णो देवी के भक्तों को बड़ी राहत मिली है। जम्मू के कटरा में खत्म हुई हड़ताल, रोका गया रोपवे का निर्माण। कटरा में आज से बाजार खुल गए हैं। माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति और प्रशासन के बीच बैठक में कल देर रात गतिरोध खत्म हो गया है। प्रस्तावित रोपवे परियोजना के निर्माण कार्य पर अगले निर्णय तक रोक लगा दी गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया गया है। माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति और प्रशासन के बीच समझौते के तहत हिरासत में लिए गए सभी 18 लोगों की रिहाई कर दी गई है। आज से बाजार खोलने पर भी सहमति बन गई है। श्राइन बोर्ड ने बातचीत के लिए कमेटी गठित की है और कमेटी स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करेगी। रायशुमारी तक ताराकोट रोपवे का काम फिलहाल रुका रहेगा, रोक दिया गया काम। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति और भूख हड़ताल पर बैठे लोगों के साथ जिला प्रशासन ने कल देर रात लंबी बातचीत की है। इसके बाद प्रशासन ने गिरफ्तार युवाओं की रिहाई का फैसला किया है। आज से बाजार खोलने पर भी सहमति बनी है। ताराकोट रोपवे निर्माण के विरोध में बीते 1 सप्ताह से कटरा बंद था और घोड़ा, पिट्ठू और पालकी वाले हड़ताल पर चले गए थे। अब हड़ताल समाप्त होने के बाद नए साल के पहले दिन बाजार खुल जाएंगे और माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा मार्ग पर पहले की तरह ही सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। रोपवे विवाद क्या था, अब ये जान लीजिए। ताराकोट मार्ग से सांझी छत तक रोपवे का निर्माण होना है और दुकानदारों और श्रमिकों को रोजगार जाने का डर था। वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के विरोध में कटरा बंद था। 7 दिनों से बंद के कारण वैष्णो देवी आने वाले भक्तों की संख्या भी घट गई थी। रोपवे विवाद सुलझने के बाद TV9 संवाददाता अंकित भट्ट कटरा पहुंचे। उनकी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आखिरकार 7 दिन तक चले कटरा में हड़ताल और बंद खत्म हो चुकी है। रोपवे का काम फिलहाल रोक दिया गया है और जो 18 लोग पुलिस की तरफ से डिटेन किए गए थे उनको भी छोड़ दिया गया है। वहीं आज साल का पहला दिन है, 2025 का आगाज हो चुका है। इस समय मैं मौजूद हूँ कटरा में माता वैष्णो देवी के पहले द्वार दर्शन जोड़ी में और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से हजारों की तादाद में लोग जो है वो माता के दर्शन के लिए आए हैं, क्योंकि आज साल का पहला दिन है। ये बताइए कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है? कुछ दिन पहले यहाँ पे बंद भी था, अब खत्म हो चुकी है हड़ताल, सब कुछ ठीक है? बाजार खुले? अभी सारे व्यवस्था सब ठीक है, सब सारी कुछ खुल चुके हैं।
और पहले बंद थी तो कुछ असुविधा थी, कल से आ रखे हैं हम लोग, पर आज सारे स्विच खुल चुके हैं, सब व्यवस्था सुशोभित है, सब ठीक ठाक, सब कुछ ठीक ठाक है। आप पहली बार आए हैं? नहीं, हम भी मामा के साथ ही, मेरे मामा जी हैं तो हम इनके साथ ही 25 मतलब पूरा एक ग्रुप आया है। तो देखिए कि 25 साल से आ रहे हैं, साफ तौर पे यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर माता के भक्त यहाँ पे आए हैं, जय माता दी के जय घोष यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बार आए हैं? जी पहली बार, फर्स्ट टाइम। कैसी सुविधा, मार्केट खुली है? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक है? हाँ जी। आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं, ठीक है सब कुछ? सब ठीक है, सब बढ़िया। मार्केट खुली है? मार्केट खुली है, सब व्यवस्था है। नए साल में पहली बार दर्शन करने आ रहे हैं, कितने उत्साहित है आप लोग? बहुत ज्यादा पहली बार है, लेकिन बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। और मां वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट क्या है, अब आपको जल्दी से ये भी बता देते हैं, बिग बॉल पर सारी डिटेल्स देंगे। देखिए, जो पूरा प्रोजेक्ट है उसकी लागत है तकरीबन 250 करोड़ रुपए, इसकी लंबाई 12 किलोमीटर की है और सफर होगा सिर्फ 6 से 7 मिनट में। ये पूरा प्रोजेक्ट था जिसका विरोध काफी हो रहा था। अब सीधी पहुंच कहां तक होगी? ताराकोट मार्ग से सांझी छत तक इस रोपवे के माध्यम से सीधे पहुंच सकेंगे। फायदा क्या होगा? बुजुर्ग बच्चों का सफर आसान हो जाता, दर्शन में सिर्फ 1 घंटा लगेगा। हालांकि अभी रोपवे का जो काम है फिलहाल के लिए रोक दिया गया है और एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी पहले बातचीत करेगी, रायशुमारी करेगी, उसके बाद ही आगे तय होगा रोपवे बनेगा या नहीं। बर्फबारी की कुदरत का श्वेत पत्र। जी हां, खबर है अब देश के पहाड़ी राज्यों में जारी बर्फबारी से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। इससे सैलानी जश्न में डूबे हुए हैं। पर्यटक खूब मौज मस्ती भी करते दिख रहे हैं। बर्फबारी ने सैलानियों और व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है, तो वहीं मुसीबतें भी कम नहीं हैं। भारी बर्फबारी के वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे कई जगह सड़क हादसे भी हुए हैं। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में भारी बर्फबारी के चलते ये क्षेत्र वंडरलैंड में बदल गया है। लोग खूब मस्ती करते दिखे और बर्फबारी का आनंद भी लिया। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप की। ये तस्वीर है जहां दूर दूर से सैलानी पहुंच रहे हैं मौसम के खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए। पर्यटकों का क्या कहना है, सुनिए। एनवायरनमेंट बना हुआ है, यहाँ पे बर्फ़ काफ़ी गिरी हुई है, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। स्नोफॉल हुआ पहले का, परसों से हुआ, शायद 2-3 दिन पहले से अच्छी बर्फ हुई है। हम भी सुनना था, वीडियो में देखा तो आए, बहुत अच्छा लगा अभी इधर। बर्फ है, ठंड है लेकिन बहुत ज्यादा, और मजे तो बहुत ज्यादा है। बर्फ पड़ी हुई है, बहुत ठंड है और अच्छा माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पे ठंड तो काफी हाई है फिलहाल तो, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये चीजें, वादियाँ, वाह, बहुत बढ़िया। फुल मजा आ रहा है। एंजॉय के लिए आए हम यहाँ पे। हम सोच के आए थे कि फुल एंजॉय करेंगे, और जैसा सोच के आए थे ना ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे फुल एंजॉय है। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि हम आपको बता ही नहीं सकते हमें यहाँ पे कितना अच्छा लगा। हमने बहुत एंजॉय किया। बहुत अच्छी सिटी है, जिसका भी दिल करे आप कभी भी आओ यहाँ पे, बहुत एंजॉय करोगे, बहुत अच्छा है। और अब आपको बर्फबारी की 8 तस्वीरें हम दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग, भद्रवाह, अनंतनाग, बडगाम, डोडा की तस्वीरें देखिए। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। सड़कें भी पूरी तरह से सफेद नजर आ रही है। और अब आपको बर्फबारी पर मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है ये भी बता देते हैं। आज से 5 जुलाई तक कश्मीर के गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर, डोडा और अनंतनाग में भारी बर्फबारी का अलर्ट है। आज से 5 जुलाई तक हिमाचल के कुल्लू, शिमला, किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति में बर्फबारी होने के आसार है। आज से 5 जुलाई तक उत्तराखंड के चमोली, बद्रीनाथ, चक्राता, कौसानी, चौपाटा में भी बर्फबारी हो सकती है। तो ये मौसम विभाग का अनुमान है जो आपको हम दिखा रहे हैं। और अनंतनाग से अब तस्वीर दिखाएंगे जहां खूबसूरत नज़ारा है। धरती पर सफ़ेद बर्फ की चादर बिछी हुई है, देख सकते हैं आप। अनंतनाग की ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं, ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं जहां बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा है अनंतनाग, क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है। भारी बर्फबारी यहाँ पर हुई है, जिस वजह से कई घंटों का जाम भी लगा हुआ है। देख सकते हैं आप, गाड़ियों की लंबी कतार सड़क पर नज़र आ रही है। और अब आपको गुलमर्ग की तस्वीर दिखाएंगे। गुलमर्ग का नज़ारा देखिए, जहां पर सैलानी पहुंचे हुए हैं। पर्यटक काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं।
बर्फबारी को देखते हुए यहाँ का मौसम खुशनुमा हो गया है। ठंड काफी ज्यादा है, लेकिन बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भी भारी बर्फबारी हुई है। तापमान दिन में -2 से 3 डिग्री सेल्सियस रहता है और रात में -10 डिग्री तक गिर रहा है। मौसम विभाग ने इन जगहों पर आने वाले दिनों में और बर्फबारी की संभावना जताई है। तस्वीरों में जिधर नजर दौड़ाइए, बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। और अब हिमाचल की तस्वीर आपको दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश के चंबा से आई ये तस्वीर देखिए। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है। एक और सैलानियों को ये बर्फबारी लुभा रही है, तो वहीं स्थानीय लोगों को खासी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम को लेकर क्या अलर्ट है, अब ये आपको बताते हैं। हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान को लेकर के कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर और लद्दाख में सीवियर कोल्ड वेव का अलर्ट है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। जयपुर से ये खबर है। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में गैस फिलिंग प्लांट में गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। कार्बन डाइऑक्साइड के रिसाव से प्लांट के आसपास का इलाका गैस की सफेद चादर से ढक गया। प्लांट में गैस स्टोर करने वाले 2 बड़े टैंकर हैं। एक टैंकर में गैस भरने के बाद वाल्व ठीक से नहीं लगा था, जिसके कारण गैस के दबाव से वाल्व टूट गया और गैस लीक होने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड का रिसाव होने से सफेद धुआं चारों तरफ फैल गया, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। गैस लीकेज की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और पानी की बौछार से गैस लीकेज को कंट्रोल किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद लीकेज को पूरी तरह से बंद किया गया। तो जयपुर में हुए गैस रिसाव की 4 तस्वीर अब आपको दिखाएंगे। गैस लीकेज से प्लांट के आसपास के इलाकों में विजिबिलिटी कम हो गई। चारों तरफ गैस की सफेद चादर बिछ गई। प्लांट के आसपास खड़ी गाड़ियां भी पूरी तरह से ढक गई। 300 मीटर तक सब कुछ सफेद ही सफेद नजर आने लगा। गैस रिसाव की खबर जैसे ही फैली, इलाके में दहशत का माहौल हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठंडी होने के कारण नीचे बैठ गई। इससे ऐसा लगा कि बर्फ की चादर बिछ गई हो। पुलिस, सिविल डिफेंस और एम्बुलेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर वाल्व को बंद किया, जिसके बाद गैस का रिसाव रोका गया। लेकिन तब तक पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। CO2 का जो टैंक स्टोरेज था, उसी में मेंटेनेंस के दौरान, जैसा कि उन्होंने बताया वहाँ के जो मालिक हैं, उस मेंटेनेंस के दौरान एक वाशर वहाँ से फट गया था। उसी वजह से वो पूरा रिसाव स्टार्ट हुआ। जो वहाँ का लोकल टेक्निकल हेल्पर था उसी इंडस्ट्री का, उसी को साथ में ले जाकर, बिकॉज वही सही सिचुएशन जानता था कि उसका वाल कहाँ है, और वहाँ पे उस वाल को बंद कर दिया गया। तो वहाँ पे फ़िलहाल कोई कैजुअल्टी नहीं है, कोई लॉस नहीं है, और सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है, और किसी प्रकार की कोई घबराहट का माहौल फ़िलहाल नहीं है।